हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने देखा स्क्रीन में क्या चला, जो चैप्टर तो आपने देखा स्क्रीन में जो मूवमेंट हुआ, आप उससे ही समझ गए होंगे कि आपका स्ट्रक्चर क्या व्यक्त कर रहा है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 8 आनुवांशिकता। आनुवांशिकता बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ हमारी क्वालिटी को व्यक्त करता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस आनुवांशिक लक्षणों के बारे में हम क्या अध्ययन करेंगे और वो क्या व्यक्त करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। यानी विभिन्नता हो जाए और उसकी स्पीसीज में क्या अस्तित्व में क्या अंतर आएगा वो जानेंगे। तो आंसर बोल रहा है लैंगिक जनन तथा डीएनए की गलत प्रतिकृति के कारण विभिन्नता उत्पन्न हो। यानी जो डीएनए की प्रतिकृति होता है, मैं आपको उसके पहले पढ़ा चुकी हूँ डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है। जो डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना होती है, जब वो टूटती है तो वो सही रूप से ना टूट के कुछ उसमें डिफरेंट आ जाता है। तो जो प्रतिकृति के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, प्रकृति की विविधता के आधार पर भी विभिन्न जीवों के जो विभिन्न प्रकार हैं उसके लाभ हो सकते हैं। या तो गुणों में चेंजेस होती है, या क्वालिटी जो है उसके अच्छे गुणों का समावेश कर देती है, और कुछ ऐसे गुणों का समावेश करती है जिनकी क्वालिटी कम होती है, तो वो कहलाती है विभिन्नता। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। इसका अर्थ ये बता रहा है यदि बहुत अधिक हीटिंग है तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, और अगर नमी है तो बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। तो हमेशा हमने देखा है कि जितनी भी खाद्य पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, सुखाकर उनको पैक करते हैं, क्योंकि नमक की उपस्थिति बैक्टीरिया को उत्पन्न करने का काम करती है। तो अधिक वही बता रहा है कि उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचाने की संभावना अधिक होती है। तो अधिक गर्मी होगी तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कहलाती है विभिन्नता। विभिन्नता जीवों में अलग गुण को व्यक्त करती है, जो किनके कारण होती है, डीएनए की प्रतिकृति में परिवर्तन होने से। तो आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया, उस प्रयोगों से पता चला कि एक पीढ़ी में जो प्राप्त होने वाली जो पादप प्लांट हैं वो अलग गुण को व्यक्त करते हैं। तो मेंडल के संकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी के अंतर्गत 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनमें 2 जनकों के समान तथा 2 जनकों से असमान होती है। तो हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किस तरह इससे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत का मतलब है पहले में तो जो लक्षण है वो दिखे पीढ़ी की, पर दूसरे में आगे जो है वो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तथा उस समष्टि में सामान्य हो जाते हैं जब लक्षण एक जीव में जीवन पर्यंत अर्जित होते रहते हैं। तो आइए हम जानेंगे चित्रों के माध्यम से किस तरह से पीढ़ी में लक्षण उपस्थित होते हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं गोल हरे बीज, यानी कैपिटल R और स्मॉल y। गोल हरे बीज हैं। ये गोल हरे बीज झुर्रीदार पीले बीज से क्या करते हैं, संकरित होते हैं, और संकरण के बाद इनकी जो पीढ़ी बनती है वो गोल पीले बीज वाले बनते हैं। और जब इन बीजों के मध्य में स्वपरागण की क्रिया होती है तो आप देख रहे हैं 4 प्रकार की F2 पीढ़ी प्राप्त हो रही है। इसमें 56% गोल पीले बीज प्राप्त हो रहे हैं,
19% गोल हरे बीज और 19% झुर्रीदार पीले बीज और 6% झुर्रीदार हरे बीज प्राप्त होते हैं। यानी ये संकरण पे निर्भर करता है कि जो बनने वाली जो पीढ़ी है वो किस प्रकार के बीजों को बनाएगी। तो F1 पीढ़ी में गोल पीले बीज बने जिसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y है। तो जो बीजों का जो गुण हुआ वो हुआ गोल पीले बीज। इस प्रकार जो अगली पीढ़ी F2 में प्राप्त हुए वो 4 प्रकार से हुई जो आपने थ्योरी पोर्शन में जाना। तो आपने देखा स्वपरागण की जो प्रक्रिया के द्वारा जो 4 किस्म के गुणों वाले बीज प्राप्त हुए, जो उनमें से 56 पहला है 19% और झुर्रीदार भी 19% और झुर्रीदार हरे बीज कितने 6% सबसे कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो ये संकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार की जातियों के बीजों को तैयार किया जाता है जिसमें अच्छी किस्म के ज़्यादा बीज प्राप्त होते हैं, इसलिए इन विधि का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानेंगे हम अगला प्रश्न। अब हम जानने वाले हैं मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। तो आप देख रहे हैं, हमेशा याद रखिए मानव में लिंग निर्धारण का अर्थ होता है नर और मादा की जो संतान होने वाली है उसमें बॉयज़ या गर्ल्स कौन बॉर्न होगा, तो वो कहलाता है लिंग निर्धारण। तो नर और मादा की संतान, नर और मादा ही संतति होती है। तो आपको ये सबसे पहले याद रखना है, नर में जो गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो XY से डिफाइन किए जाते हैं नर में, आप देख ही रहे हैं। और मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, XX होते हैं। जब नर का स्पर्म जिसे हम युग्मक कहते हैं XY और मादा का जो एग आपस में क्रॉस करता है तो उनसे बनने वाली जो संतति है युग्मनज के द्वारा वो क्रॉस पर निर्भर करती है। जब XY लिंग के गुणसूत्र जो रहते हैं वो X से क्रिया करते हैं, X से क्रिया कर रहा है, तो आप देखिए बनने वाली संतति मादा होती है यानी गर्ल्स होती है। जब Y स्त्री के X क्रोमोसोम्स से क्रिया करता है तो बनने वाली संतति XY यानी नर होती है। तो ये जो क्रॉस है वो लिंग गुणसूत्रों के क्रॉस पर निर्भर करता है। जब संतति नर और मादा होती है तो वो गुणसूत्रों का आदान प्रदान है वो उन पर निर्भर करता है। तो आपको ये याद रखना है, गुणसूत्रों से संतति का निर्माण होता है और इनमें लिंग गुणसूत्र में नर में हमेशा XY और मादा में XX होते हैं जो आपस में क्रॉस करके उनकी संतति बनाते हैं। तो आपको ये क्रॉस याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है चित्रों के साथ। तो अब हम जानेंगे इसका थ्योरी पार्ट क्या है, क्या लिखना है। थ्योरी पोर्शन में आपको जो समझा आप उसे भी लिख सकते हैं पर आपको इसे बहुत अच्छे से बताना है। देखिए, मानव में बच्चों के लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें माता पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं क्योंकि माता में समान गुणसूत्र होते हैं XX, चाहे तो पहला X गुण क्रिया करे या दूसरा वो समान होगा। पर पिता के किस गुणसूत्र से वो क्रॉस कर रहा है वह संतति डिपेंड करेगी उसके फादर के गुणसूत्र पे। तो जिस बच्चे को अपने पिता के से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो वह लड़की
एवं जिसे पिता से वाय गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो वह क्या होगा, लड़का होगा। तो आपने चित्र के माध्यम से भी जाना किस तरह से बनने वाली संतान लड़का है या लड़की, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन था। तो आपको इतना ही लिखना है और चित्रों के द्वारा ही डिफाइन करना है। आपको मैंने ओरिजिनल चित्र इसलिए दिखाया है जिससे आपको समझ आ सके। आपको पर ब्रैकेट बनाकर लिखना है नर मादा, इस तरह से चित्रों से बताना है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है आनुवांशिकता। इसका क्या अर्थ है, तो मैंने दो प्रकार से आपको डेफिनेशन डिफाइन की हैं, आप जो भी याद कर सकते हैं। संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। याद रखिए, संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। या फिर कह सकते हैं माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतान में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाती है, तथा आनुवांशिकी या आनुवांशिक गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है वो आनुवांशिकता और आनुवांशिकी की है। तो आइए जानेंगे अगला प्रश्न। तो आपको ये याद रखना है आनुवांशिकता का अर्थ क्या है, यानी माता पिता के जो गुण हैं वो गुण का अगली पीढ़ी में जाना, अगली पीढ़ी में संचरण होना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। अब हम जानने वाले हैं कि अगला प्रश्न क्या बताता है। आपने देखा संकरण किसे कहते हैं, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस को बताना है। तो देखिए, संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दो पादप या दो अलग अलग जाति के जंतुओं में निषेचन कराकर, क्या कराकर, निषेचन कराकर नया पादप, नया जंतु उत्पन्न किया जाता है। यानी ऐसा जीव या पादप उत्पन्न किया जाएगा जो एक डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट गुणों को व्यक्त करेगा। तो वह प्रक्रिया कहलाती है संकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण के द्वारा दो पादप, दो अलग अलग जातियों को लिया जाता है और उनके बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो जो संतति प्राप्त होगी वो संकर जाति प्राप्त होगी, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संकरण। तो आपको याद रखना है, दो पादप या दो अलग जातियों में जब निषेचन कराया जाता है तो प्राप्त संतति संकरण संतति होती है। तो आइए जानेंगे हम एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस को उदाहरण सहित जानेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि एक संकर क्रॉस क्या व्यक्त कर रहा है। देखिए, एक संकर क्रॉस में एक ही प्रजाति के पौधे की दो किस्मों के बीच कराया जाता है। एक ही जाति का अर्थ ये होता है कि दोनों के प्लांट में कुछ गुण में परिवर्तन होगा, पर जाति एक ही है। एक जैसे लंबा है तो एक कैसा होगा, बौना होगा, पर जाति एक ही है। तो वही बता रहा है, एक संकर क्रॉस में एक ही प्रजाति के दो पौधों के दो किस्मों के बीच क्या कराया, क्रॉस कराया। तो उसे कहते हैं हम एक संकर क्रॉस। आइए जानते हैं चित्रों के माध्यम से कि एक संकर क्रॉस क्या है। एक संकर क्रॉस में आप देखेंगे किस तरह से प्लांट और बीज, आप देखिए एक लंबा पौधा है जिसे हम कैपिटल टी से डिफाइन करते हैं। एक बौना पौधा है जिसे स्मॉल टी से डिफाइन करते हैं। जब इनके बीच संकरण यानी क्रॉस कराया जाएगा तो क्रॉस कराने से जो उनकी जो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, तो आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
यानी कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करता है तो F1 जनरेशन में 4 जो बने पौधे वो किस तरह से होंगे, वो लंबे बौने पौधे। तो लंबा गुण जो है वो पहले व्यक्त होगा। तो आपको ये याद रखना है F1 में ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई कैपिटल टी स्मॉल टी ये चारों ब्लॉक में सिमिलर है, तो ये कहलाता है एक संकर क्रॉस का F1 पीढ़ी का चित्र। अब जानेंगे हम F2 पीढ़ी में किस तरह से स्वपरागण के प्रक्रिया के द्वारा डिफरेंट गुणों को ये व्यक्त करते हैं। आप देख रहे हैं एक संकर क्रॉस में स्वपरागण की प्रक्रिया हो रही है जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। जब ये लंबा पौधा जो है वो स्वपरागण की प्रक्रिया करता है तो स्वपरागण की प्रक्रिया में देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाते हैं, और जब ये आपस में चेकर बोर्ड में दिखता है कैपिटल टी से क्रिया करता है, क्रॉस करता है तो कैपिटल टी बनता है। कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रिया करता है तो क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरी ओर भी सेम हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक जो जाति प्राप्त हो रही है वो स्मॉल टी की प्राप्त हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार ये जो फिनोटाइप प्राप्त होंगे वो तीन प्रकार से डिफरेंट, कैपिटल टी का एक, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 और स्मॉल टी की 1। तो इस प्रकार से जो हमें पौधों का जो संकरण एक संकर क्रॉस से जो जाति प्राप्त होगी वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो आपको ये चित्रों के माध्यम से याद रखना है कि F2 पीढ़ी में हमें 1:2:1 की जो पीढ़ी है वो प्राप्त होती है F2 में। तो ये कहलाता है एक संकर क्रॉस। अब हम जानेंगे द्विसंकर क्रॉस क्या है। तो द्विसंकर क्रॉस में 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है। तो आप उसके नाम से ही समझ रहे हैं द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस का मतलब होता है 2 तुलनात्मक, यानी 2 डिफरेंट टाइप में, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, और एक कैपिटल एक स्मॉल, तो 2 डिफरेंट टाइप के तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, उनमें क्रॉस कराते हैं। तो हमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको जो इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको उदाहरण से समझाया। अगला प्रश्न कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना, कारण बताइए। तो आइए जानेंगे मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना। देखिए कुछ निम्नलिखित कारण हैं जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। तो मटर के पौधों में आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षण होते हैं। मटर की जो क्वालिटी है वो तुरंत ही अपने लक्षणों को व्यक्त करती है। दूसरा पॉइंट कहता है इनमें रोग प्रतिरोधकता क्षमता अच्छी होती है, यानी ये इनमें रोग नहीं लगता है। अगर दूसरे प्लांटों से वो क्रॉस कराते मेंडल तो उनमें क्या होती है, रोग को वो व्यक्त कर देते हैं, पर ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधकता इसमें क्षमता जो है अच्छी होती है। अगला बोलता है इनका उत्पादन समय कम होता है, यानी कम ही समय में ये क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं और फलना फूलना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा बोलता है इनके फूल उभयलिंगी होते हैं। तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है मटर का जो पुष्प है वो कैसा होता है, तो याद रखना है उभयलिंगी। अगला पॉइंट बोलता है इनका स्वपरागण आसानी से किया जा सकता है। तो मटर के पौधों में स्वपरागण की जो प्रक्रिया है वो आसानी से देखी जा सकती है, इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना। अब हम जानेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है।
बोलता है प्रभाविता और अप्रभाविता को समझाइए। तो प्रभाविता का नियम बताता है कि जब किसी जीव में दो विपरीत एलील एक साथ आते हैं, दो विपरीत एलील यानी दो विपरीत यानी अलग अलग, तो उनमें केवल एक ही एलील बाहरी रूप से दिखाई देता है। एलील का मतलब यहाँ पे जो गुण जो होते हैं उनके, वो एलील कहलाते हैं। तो दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी और ना दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। तो हमेशा जो प्रभाविता के नियम में दो क्वालिटी व्यक्त हो रही है, एक प्रभावित और एक अप्रभावित। तो आइए हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि प्रभाविता का नियम किस तरह से व्यक्त हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है प्रभाविता का नियम क्या है। तो ये आपको याद रखना है, 2 मार्क्स का है। बोलता है एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्यों? एक उपार्जित लक्षण में कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। देखिए ना ध्यान से, उपार्जित लक्षण क्या हैं? तो क्या होता है, कायिक जनकों में होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं जो कि जनन कोशिकाओं अथवा संतति के डीएनए में कोई अंतर न लाता। इसलिए एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो अगली पीढ़ी में ना जाएं, तुरंत से आसपास के वातावरण से अर्जित किए जाएं, तो वो कहलाते हैं उपार्जित लक्षण। तो आपको ये याद रखना है, उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। तो आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अब हमें मेंडल के प्रभाविता के नियम को, जो आपने पहले ही समझा, उस नियम को उदाहरण सहित समझाना है। तो आपने पहले ही नियम जान लिया कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले जीवों के बीच क्या कराया, संकरण, तो केवल एक ही लक्षण दिखाई दे तो वो कहलाता है प्रभाविता का नियम। तो आइए हम चित्र के माध्यम से भी जानेंगे। तो देखिए किस तरह से उपार्जित लक्षणों को हम व्यक्त कर रहे हैं। प्रभाविता का नियम देखिए, लाल रंग का पुष्प सफ़ेद रंग के पुष्प से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, संकरण कर रहा है। तो आप जब वह क्रॉस करता है लाल पुष्प सफ़ेद पुष्प से, तो जिसकी F1 पीढ़ी होगी वो कैसी होगी, लाल पुष्प वाली होगी। यानी लाल पुष्प का जो गुण है वो व्यक्त हुआ और सफ़ेद रंग का जो गुण है वो व्यक्त नहीं हुआ। तो लाल रंग प्रभावित हुआ और सफ़ेद अप्रभावित। तो यही कहलाता है प्रभाविता का नियम, जिसमें F1 पीढ़ी में जो गुण हैं वो व्यक्त होते हैं, वो कहलाता है प्रभावित गुण। तो यही है प्रभाविता का नियम। तो आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि प्रभाविता का नियम किस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए जानेंगे अगला प्रश्न। इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है और वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये गुणसूत्र से रिलेटेड है। पर ये याद रखना है, ये गुणसूत्र हमारे गुणों को बताएंगे। तो देखिए, गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए से बने धागे के समान रचना होती हैं। ये कोशिकाओं के नाभिक में पाई जाती हैं। यानी कोशिका के नाभिक के अंदर जो पाई जाने वाली धागे नुमा रचना है वो क्या कहलाती है, गुणसूत्र कहलाती है। और गुणसूत्र के जो कार्य हैं आपके गुणों को व्यक्त करेंगे। तो आइए जानेंगे गुणसूत्र के कार्य क्या हैं। पहला कार्य बताता है, गुणसूत्र कोशिकाओं से कोशिकाओं तक जीनोमिक जानकारी ले जाने का काम करते हैं। जीनोमिक का अर्थ होता है जीन्स के द्वारा गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए। दूसरा बोलता है, ये कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए के प्रतिकृति बनाने
और उसे सही तरीके से बांटने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आपने जब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर को जाना होगा तो आप गुणसूत्र को समझ गए होंगे। तो जब माँ के गर्भ में बच्चा बन रहा होता है तो गुणसूत्रों का जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो वो गुणसूत्रों का जो विभाजन है वो गुणों को ले जाने का कार्य करता है। तो ये कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनाने और उसे सही तरीके के बांटने में मदद करते हैं। अगला बोलता है गुणसूत्रों में जीन होते हैं, यह तय करते हैं कि किस प्राणी में, पौधों में क्या गुण होंगे। तो गुणसूत्रों के द्वारा गुणों को इंगित करने की, गुणों को कोड करने की क्षमता होती है। तो ये जाने हमने गुणसूत्रों के कार्य। तो आपके इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन आंसर को मैंने क्या किया है, शामिल किया। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियोस यहीं तक थी। तो ये चैप्टर में जितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उन्हीं का ही समावेश किया है। आपको इतने ही क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप परीक्षा अध्ययन गाइड और भी चीज़ों से देखकर पढ़ सकते हैं। तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको चित्र सहित बताया है। अगले चैप्टर्स में, विद्युत चैप्टर्स में फिर मिलते हैं। तो आज की वीडियोस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।